निश्चित करके उसको हमारे सामने रखा है। तो हम अगले वक्ता के तौर पर हमारे पटना के साथी हैं जो बिहार असंगठित मजदूर यूनियन से जुड़े हुए हैं और उनसे मैं आग्रह करती हूं कि वे रोजा की इस राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को लेते हुए अपनी बात रखें। साथी जेपी पटना से। महान क्रांतिकारी, सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद के ध्वजवाहक, विश्व सर्वहारा क्रांति आंदोलन के मार्क्सवादी के रूप में एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर एवं लेनिन के शब्दों में महान कम्युनिस्ट रोजा लग्जमबर्ग की आज 107वीं शहादत पर हम यहाँ उपस्थित हैं और पूरे मजदूर वर्ग को और खासकर महिला जो संघर्षशील महिलाएं हैं उनका मस्तक इस क्रांतिकारी वीरांगना को याद करते हुए वास्तव में गर्व से बहुत ऊंचा उठ जाता है। इनका जो पूरा जीवन है, पूरा कृतित्व है, वह वास्तव में जो कम्युनिस्ट बनना चाहते हैं, जो कम्युनिस्ट हैं, उनके लिए बहुत सारी बातें उसमें सीखने को मिलती है और उसको जानना चाहिए। और इसी प्रसंग में लेनिन ने कहा था कि दुनिया भर के कम्युनिस्ट न सिर्फ उनकी स्मृति को संजोएंगे बल्कि कम्युनिस्टों की भावी पीढ़ियां उनके जीवन और कृतित्व से उपयोगी प्रशिक्षण प्राप्त करते रहेंगे। तो ये प्रशिक्षण बिना अध्ययन के, एक बार लेनिन ने कहा था, जबकि प्लेखानोव की राजनीतिक लाइन बिल्कुल अलग हुई थी, मेंशेविक थे, तो उन्होंने कहा था, उस पर कहा था कि अगर किसी को मार्क्सवादी बनना है तो प्लेखानोव की दार्शनिक रचनाओं को पढ़ना पड़ेगा, जबकि वे राजनीतिक लाइन के विरोधी थे प्लेखानोव लेनिन के। इसी तरह कई प्रसंग यहाँ है और बहुत बातें कभी किसी से चूक होती है कहीं पर, लेकिन यह स्वाभाविक प्रक्रिया है, बहस संघर्ष चलता है। और सही साथी वंदना ने सही कहा कि लग्जमबर्ग को या ऐसे किसी भी साथी को लेनिन के खिलाफ खड़ा करना या दो विरोधी खेमे में चित्रित करना, जैसे दो स्कूल बन जाए, यह पूरे शासक वर्ग, शोषक शासक में जो पूंजीपति वर्ग है उसके पतलचट विचारकों का ही काम चलता रहता है कि जो आंदोलन से, जो उनकी रचनाओं से लाभ उठाना है, लोग खेमेबंदी में रह जाए। तो इस तरह की बातें हैं, इसलिए हमें तो अध्ययन करना ही पड़ेगा इनकी रचनाओं को, और इसी रूप में रोजा लग्जमबर्ग को हमें पढ़ना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, और उससे वास्तव में कि कैसे तर्क चला है, कैसे बहसें हुई है, किस बिंदु पर क्या हुआ है, तो उससे खुद ही शिक्षण होता है। सबसे इनकी जो महत्वपूर्ण कृति है वो सुधार या क्रांति है। उसको मुझे लगता है कि उस समय 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, जहां पर बर्नस्टीन की चर्चा बार बार हुई है, जिसने संशोधनवाद के जरिए, मार्क्सवाद में संशोधनवाद के जरिए मजदूर आंदोलन में अवसरवाद को एक सैद्धांतिक आधार माने देने का प्रयास किया, उसका सिद्धांतिक प्रस्तुतिकरण करने का प्रयास किया। लेकिन उस समय एक कम्युनिस्ट के रूप में, और जो मजदूर आंदोलन के लिए कितनी सेवा हुई कि उन्होंने बहुत ही जोरदार खंडन करके करीब उनकी प्रस्थापनाओं को ध्वस्त कर दिया। तो यह उनकी बड़ी उस समय सेवा हुई मजदूर आंदोलन की, जर्मन मजदूर आंदोलन की और पूरे विश्व मजदूर आंदोलन की, और जिसकी बाद में भी कई बार चर्चाएं लेनिन की भी कृतियों में हुई। तो बर्नस्टीन का जो कहना था मुख्य बात कि पूंजीवाद का विकास इस तरह हो रहा है, हो गया है कि अब सर्वहारा क्रांति की जरूरत नहीं रह गई है। मुख्य रूप से यह है कि क्योंकि मार्क्सवाद सिखाता था कि पूंजीवादी जो व्यवस्था है, पूंजीवादी जो उत्पादन प्रणाली है, उसमें ही अंतर्विरोध है जो उसे कब्र की ओर ले जाता है।
और वर्ग संघर्ष का चरम रूप जिसे हम क्रांति कहते हैं, और क्रांति का काम उसको बस दफना देना है। तो बर्नस्टीन ने यह प्रस्तुत किया कि अब सर्वहारा क्रांति की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पूंजीवाद ने जो उधार प्रणाली है, जो साख प्रणाली है, या पूंजीवादी ऐसे गठजोड़ बन गए हैं पूरे विश्व में, या फिर राज्य का जो राजनीतिक जनवादीकरण हो गया है। इसका मतलब कि चुनाव होते हैं, बहुसंख्या की सरकार बनती है, अब संख्या की तो सरकार नहीं रहती, इसलिए ऐसी परिस्थिति हुई है कि इसमें पूंजीवाद के अंतर्विरोधों के तीव्रीकरण में वृद्धि की संभावना नहीं रह गई है, और इसलिए वर्ग संघर्ष और क्रांति के द्वारा समाजवाद की भी जरूरत नहीं है। अब बस जो ट्रेड यूनियन है, जो सहकारिता है, या सुधार के जो कुछ माध्यम से ही इसी संसदीय जनतंत्र में हम शांतिपूर्ण ढंग से समाजवाद की ओर धीरे धीरे बढ़ सकते हैं। यानी सुधारों के माध्यम से समाजवाद की जो प्रस्थापना उनका, रोजा ने तो विस्तार से, पुस्तक तो इसमें बहुत सारे बिंदु हैं, बहुत खंडन किया, हर बिंदुओं का करीब जोरदार खंडन किया। उनका सीधे था कि गठजोड़ों का परिणाम औद्योगिक अराजकता को, दमन को ठीक उल्टा होगा। कार्टेल और साख भी पूंजीवादी विकास का चरण ऐसा है जो पूंजीवादी दुनिया की अराजकता को बढ़ाता है, उसके अंतर्विरोधों को व्यक्त करता है और परिपक्व बनाता है। और ये दोनों जो है, कार्टेल और साख की बात करें तो ये और भी अराजकता के साधन नजर आते हैं, और वे पूंजीवाद को एक सामान्य ह्रास के दिन को और नजदीक लाते हैं। दूसरी ओर संसदवाद पर भी कहा, जो संसद के बर्नस्टीन इस तरह संसदीय जनवाद के प्रशंसा कर रहे थे, तो स्पष्ट रोजा का कहना था कि पूंजीपतियों के वर्गीय राज्य का एक विशेष रूप है जो पूंजीवाद में मौजूद विरोधों को परिपक्व और विकसित करने में सहायता देता है। तो और ट्रेड यूनियन और सहकारिता के बारे में तो और भी महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे वह उस समय उन्होंने कहा था, जिसको हम आज देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से, कि हम ऐसे युग की ओर नहीं बढ़ रहे हैं जिसकी विशेषता ट्रेड यूनियनों की विजय यात्रा हो, बल्कि उस युग की ओर बढ़ रहे हैं जब ट्रेड यूनियन की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। और आज हम उनके बाद इतने दिनों में ये सारी बातें घटित देखते हैं। अमेरिका में ऐसी कंपनियां बन गई हैं जो ट्रेड यूनियन को खड़ा होने से रोकती है, मजदूर नेताओं की हत्या करवाती है जो यूनियन बनाने की ओर अग्रसर हो, ऐसी कंपनी है, और उसको पूंजीपति वर्ग भारी पैसा देकर खड़ा किए। और आज विश्व में देख रहे हैं कि ट्रेड यूनियनों की पर कितने प्रतिबंध लगते जा रहे हैं। तो यह उन्होंने उस समय बात कही थी, और यह भी कहा कि ट्रेड यूनियनों का जो काम है वो मजदूरी के जो नियम है उसको तोड़ता नहीं है, उसी को लागू करना उसका काम है। और अगर कानून में उजरती दास्ता की अभिव्यक्ति होती ही नहीं, तो फिर कानून ही के माध्यम से उसे कैसे समाप्त किया जाए। यह सारी बातें उस पुस्तक में है। और सहकारिता ट्रेड यूनियन है, उनका कहना था कि उत्पादन की पूंजीवादी पद्धति के रूपांतरण में पूरी तरह असमर्थ हैं, इनसे कोई संभव ही नहीं। और संशोधनवाद के बारे में स्पष्ट उनका कहना था कि संशोधनवादी पूंजीवाद में जो अंतर्विरोध है उनका उसके परिपक्व होने पर भरोसा नहीं है कि यह अंतर्विरोध परिपक्व हो, और न उसको उस अंतर्विरोध को तीव्र करने की दिशा में बढ़ने, वह अंतर्विरोध को चाहते हैं कि कम हो जाए, कम कर दे, जो कि उनके बस की बात नहीं होती। वह अपने नियम से वह अंतर्विरोध पैदा होता है, बढ़ता है। पूंजीवादी समाज के बारे में उनका स्पष्ट इस पुस्तक में कहना रहा कि पूंजीवादी समाज के उत्पादन संबंध अधिकाधिक समाजवादी समाज के उत्पादन संबंध की ओर बढ़ रहे तो हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसके राजनीतिक और न्यायिक संबंधों में पूंजीवादी समाज और जो समाजवादी समाज के बीच एक लगातार ऊंची हो रही दीवार खड़ी कर रखी।
और यह जो दीवार है सिर्फ क्रांति की घन की चोट अर्थात राजनीतिक स्तर पर सर्वहारा की विजय ही इस दीवार को धूल चटा सकती है। तो यह उस पुस्तक में मुख्य बातें हैं जिसमें उसमें तमाम जो उनके विचार थे उसको खंडन करने का उन्होंने प्रयास किया। और उसमें एक निम्न पूंजीवादी सुधारक पर भी एक अच्छी बात कही, जो कि हम पूंजीवादी आलोचकों और पूंजीवादी विचारकों के पास देखते हैं कि हर चीज में वह गुण दोष ही के रूप में देखते हैं। पूरा जो उसका विश्लेषण है द्वंदात्मक भौतिकवादी ढंग से उनकी करने की स्थिति नहीं रहती, या हर चीज ही में गुण दोष है या अच्छा बुरा है। तो उनका रोजा लग्जमबर्ग का इस पर इसी पुस्तक में है कि निम्न पूंजीवादी सुधारक हर बात में अच्छे और बुरे पहलू देखता है, वह हर घास में थोड़ा थोड़ा मुंह मारता है। माने उसकी कोई जो स्थिति है वह इसमें जिक्र हुई। और स्पष्ट उन्होंने कहा कि सुधार और क्रांति के बीच कोई दीवार नहीं है, बल्कि एक संबंध है। सामाजिक सुधारों और क्रांति के बीच सामाजिक जनवाद यानी कम्युनिस्ट जो है एक अटूट संबंध देखता है। सुधार संघर्ष के साधन है और सुधारों का जो संघर्ष है वो सामाजिक क्रांति की ओर जाने में मदद पहुंचाते हैं, उसके एक साधन है, लेकिन वह लक्ष्य नहीं है। और लक्ष्य प्राप्ति करने में जो भिन्न भिन्न संघर्ष किए जाते हैं, सुधारवादी संघर्ष, उन सुधारवादी संघर्षों का ही महत्व है जो क्रांतिकारी दिशा की ओर ले जाए, उनको और नजदीक लाए। तो इस पुस्तक में और भी विस्तार से बातें हैं, लेकिन मुख्य बात यह पुस्तक को बार बार पढ़नी चाहिए। और उसमें बहुत सारे जो न्यून पूंजीवादी प्रवृत्तियों पर जो आक्रमण है या सुधारवादी अवसरवाद पर जो है, तो इसको पढ़ना चाहिए। दूसरी बात है सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद का उनका एक और महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, जो आज और भी हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि बुर्जुआ लोकतंत्र जिस पतन की अवस्था में और फांसीवादी रास्ते पर जा रहा है, तो जिस लोकतंत्र को इतना गौरवगान बर्नस्टीन कर रहे थे पूंजीवादी लोकतंत्र का, और उसका पतन इस रूप में अभी हम देख रहे हैं। तो रोजा लग्जमबर्ग का कहना था जो समाजवाद के संघर्ष का त्याग करता है, मजदूर आंदोलन और लोकतंत्र दोनों का त्याग करता है। तो स्पष्ट इस रूप में उन्होंने उस पुस्तक में बर्नस्टीन को जवाब दिया, खंडन किया। इसके बाद तो उनका जीवन बहुत सारे साथियों ने रखा ही पूरा संघर्षपूर्ण, पार्टियों के गठन से लेकर फिर कई पार्टियां स्पार्टकस लीग और जर्मन कम्युनिस्ट पार्टी का गठन, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जो सर्वहारा अंतरराष्ट्रवाद का जो झंडा उन्होंने बुलंद किया, यह वास्तव में लेनिन ने भी इसकी काफी प्रशंसा की। ऐसे भी इंटरनेशनल के सम्मेलनों में इस बात को उन्होंने उठाया था। तो लेनिन का कहना है कि 4 अगस्त 1914 के सैनिक बजट के पक्ष में जर्मन सामाजिक जनवादी पार्टी द्वारा वोट देने पर रोजा ने जो लिखा था कि 4 अगस्त 1914 के बाद से जर्मन सामाजिक जनवाद एक बदबूदार लाश बन गया है, इसकी लेनिन ने काफी प्रशंसा की और कहा कि यह जो उक्ति है, यह पाल लेवी हो, कार्ल काउत्स्की हो, सिडेमान हो आदि मुर्गियों की तुलना में इन्हें विश्व मजदूर आंदोलन के इतिहास में काफी मशहूर बनाता है, काफी एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करता है, एक बाज की तरह साबित करता है। तो यह उनका अंतर्राष्ट्रवाद था। और हम जानते हैं कि उस समय साम्राज्यवादी युद्ध के समय तमाम देशों के सर्वहाराओं को इन लुटेरे जो बुर्जुआ हैं, जो युद्ध में रत देश हैं, उनके खिलाफ ही एक गृह युद्ध का आह्वान किया गया था इस साम्राज्यवाद के युद्ध को। साथ ही थोड़ा आप कंक्लूड कीजिएगा, बस अनुरोध है। हेलो। तो यह उनका एक अंतर्राष्ट्रीयतावाद के संबंध में था। दूसरी बात है कि उनमें कई जो कि लेनिन ने भी स्वीकार किया है, उनकी जो इसके अलावा भी जो कई रचनाएं हुई, चाहे जो उन्होंने जो चूक हुई, कुछ गलतियां विश्लेषण में भी हुई थी, जैसे पोलैंड की स्वतंत्रता का प्रश्न पर भी उनके लेनिन से मतभेद थे, और पूंजी के संचय के सिद्धांत के सवाल पर भी, जिसको लेनिन ने कहा कि वह इस मामले में काफी उलझन में पड़ी हुई है, उनको
उस सिद्धांत के पूरे जिसका हम देखते हैं कि उसमें कई तरह का चीज, जैसे अल्प उपभोग का सिद्धांत की ओर भी एक दिशा जाती है, या प्राक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का होना पूंजीवाद के लिए जरूरी है, जो कि अभी हम देखते हैं तो पूरे विश्व में ही पूंजीवाद है, लेकिन पूंजीवादी पद्धति भी चल रही है। तो इस तरह का उस पर मैं एक उसका उन्होंने इसका विश्लेषण का या प्रश्न उठाने का किया था, जिसके लेनिन इसको एक मिस्टेक के रूप में लेते हैं। और दूसरी बात है कि अति केंद्रीयतावाद इस सब का भी साथी मधु मृणालिनी ने कहा कि किन परिस्थितियों में उन्होंने इस बात को कहा था। 1914 में जब बोल्शेविक मेल्शेविक के एकजुट होने के पक्ष में वह थी, तो उसमें भी मतभेद था, क्योंकि लेनिन का कहना था कि यह विसर्जनवादियों के खिलाफ संघर्ष है, यह सिर्फ एकता का मामला नहीं है। और इसलिए जो कि पूरी क्रांतिकारी पार्टी को एक कानूनी पार्टी, एक वैध पार्टी और पूरे कानूनी सीमा में ही लड़ने के लिए बाध्य कर रही है, उसके साथ एकता का मतलब क्रांतिकारी पार्टी का ही खत्म कर देना है। तो यह सब कुछ बिंदु थे। और दूसरी बात यह तो है कि कुछ चूक है जिसको, या जो गलती है जिसको हाईलाइट करने का प्रयास किया जाता है बुर्जुआ विद्वानों द्वारा, तो उससे तो हमें समझना चाहिए कि किन परिस्थितियों में यह है। दूसरी बात है कि उनकी महिलाओं पर भी कई रचनाएं हैं उनकी, तो उनके नाम पर भी बहुत सारा जो उन्होंने कहा नहीं है वो बातें चलती है, इस पर भी हमको लगता है ध्यान देने की जरूरत है। जैसे एक वाक्य उनका चलता है कि जिस दिन औरतों के श्रम का हिसाब होगा, इतिहास की सबसे बड़ी धोखाधड़ी पकड़ी जाएगी। हजारों वर्षों का वह अवैतनिक श्रम, जिसका न कोई क्रेडिट मिला न मूल्य, यह उनकी किसी भी पुस्तक या के रचना में या कोई लेख में मैंने देखा नहीं, खोजने की पूरी कोशिश की। यह उनका वाक्य नहीं है, वह उनके लेख से एक अपना निष्कर्ष या जो जो भी भावार्थ कोई निकाला होगा, लेकिन यह उनका, लेकिन उनके नाम से उनके उदाहरण के रूप में चलता है। इस तरह की भी जो बातें चलती है सोशल मीडिया पर आजकल, उससे भी हम लोगों को सावधान होने की जरूरत है। तो समय कम है, इसलिए इसमें बहुत प्रसंग पर, अभी सैद्धांतिक पहलू पर तो कई चर्चा में वास्तव में आगे होगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साथी जेपी। और मुझे ये बात ठीक लग रही है कि हम लोगों ने जो ये आईवो की तरफ से एक शुरुआत की है, रोजा के बहाने, रोजा की शहादत के बहाने, उसको याद करने के बहाने, ये एक परिचयात्मक चीजों से चलते चलते हम धीरे धीरे सैद्धांतिक प्रश्नों पर जूझें। क्योंकि ये जो बार बार सुधार की और संशोधन की बात आ रही है, उनका पहला उद्देश्य ही यही था कि सिद्धांत को व्यवहार से काट दो। बर्नस्टीन का पूरा जो मसला था वो यही था कि कितनी जल्दी उसे सिद्धांत को जितनी जल्दी हटा दिया जाए, और तात्कालिक जो राजनीति दिख रही है उसी में थोड़ी थोड़ी चीजें करके, और क्रांति की जरूरत अब नहीं है, उस तरह की चीज की जरूरत नहीं है। तो सिद्धांत में जब संशोधन कर दिया जाएगा इस तरह का, तो वो सीधे ही सीधे वो व्यवहार में भी आपको दिखाई देने लगा। लेनिन ने व्हाट इज टू बी डन में लिखा ही कि एक क्रांतिकारी सिद्धांत के बिना वो कार्यवाही हो ही नहीं सकती है, कोई पार्टी बन नहीं सकती है। तो उनका पहला मसला आज भी हम देखते हैं, बार बार हमारे दोनों साथियों ने इस बात को उद्धृत किया कि किस तरह संसदवाद की तरफ वो झुकते हैं। साथी मधु ने तो, चूंकि आप दोनों साथी बिहार से हैं और लगातार वहां की अभी जो चुनाव हुआ है उसको नजदीक से आपने देखा, साथी जेपी आप अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिएगा। बिहार की राजनीति में आप लोगों ने देखा कि सीपीआईएम लिबरेशन और जो भी गठबंधन रहा, उसमें जहां से इन लोगों ने शुरू किया था, वो पहुंचते पहुंचते संसदवाद में जो लिप्तगी है, जो चुनाव की राजनीति में जो लिप्तगी है, और उसे बार बार ये कहा जाता है कि लेनिन ने भी चुनाव पर कहा। लेनिन ने चुनाव पर इसलिए नहीं कहा था कि आप संसद में बैठकर उस जगह में जाकर के आप लिप्त हो जाएं, उसी तरह की राजनीति में लिप्त हो जाएं। तो ये एक अवसरवाद और संशोधनवाद के तमाम जो रूप दिखाई दे रहे हैं, बिहार का चुनाव उसका पूरा पूरा उदाहरण है कि आप अब नहीं जीत सकते। इस तरह से भी आपने जिस रास्ते को अपनाया
बड़ा बदलाव करके मार्क्सवाद में, उस रास्ते अब चुनाव जीतना और भी कठिन है। जिस तरह की बिहार में जिस तरह से बीजेपी ने जिस तरह से जीत हासिल की, जिस तरीके से जीत हासिल की, तो दोनों साथी चूंकि बिहार से हैं, पटना से हैं और उस पर पकड़ रखते हैं, तो इस आलोक में भी, इस आईने में भी हमें थोड़ा देखना चाहिए। इन जो संशोधनवाद तरह तरह के होते हैं, जो अपने को बहुत आगे बढ़ी हुई पार्टियां कहती हैं, उनके भीतर कहाँ है, तो सिद्धांत की पकड़ हमारे युवा साथियों को नहीं होगी तो ये सारी बातें हमारे सामने स्पष्ट नहीं हो पाएंगी। और मैं साथी सुषमा यहाँ पर हैं क्या, मौजूद हैं क्या, क्योंकि साथी ऋचा मुझे दिख नहीं रही है। मैं दोनों में से किसी एक साथी प्रगतिशील महिला मंच से हैं, तो क्या साथी सुषमा या ऋचा जो भी हैं वो अपनी बात रखें यहाँ पर, मैं आमंत्रित करती हूँ। साथी सुषमा या ऋचा जो भी साथी जुड़े हों। Yes, comrade, I'm Sushma from Karnataka Shramik Shakti and also active in